नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। एक आईएएस अफसर हैं रिंकू सिंह राही। वो एक बार फिर बहुत चर्चा में हैं। पहले भी वो चर्चा में रहे, जब समाज कल्याण विभाग में थे तब उन पर गोलियां चल गई थी, वो बच गए। फिर वो आईएएस में सेलेक्ट हो गए। फिर उठक बैठक करते हुए एक तहसील में उनका वीडियो बहुत चर्चा में आ गया। अब तीसरी बार वो अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं। रिंकू सिंह का क्या नौकरी से मन भर गया है? जिस नौकरी को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, कितनी कोचिंग करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, रिंकू सिंह राही उस नौकरी को चुटकियों में छोड़ने को तैयार हो गए। इसको वो मानते हैं कि नैतिकता का तकाजा है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो इसे मानते हैं ये उनकी सनक है। कितनी बड़ी नौकरी को ऐसे कोई लात मार के नहीं छोड़ सकता है। रिंकू सिंह राही ने जिन शर्तों के आधार पर इस्तीफा दिया है वो आज के ज़माने में नैतिकता के उच्चतम मानदंडों को भी पार कर जाता है। ये इसका पालन कर पाना किसी आम आदमी के बस का नहीं है, खास भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ये सिद्धांत है, काम नहीं तो वेतन नहीं, मैं इसी पे जिंदा रहूंगा। राजस्व परिषद से वो ना तो वाहन लेते हैं ना कोई सुख सुविधाएं लेते हैं। वो घर से अपना टिफिन भी लेकर आते हैं, रेवेन्यू बोर्ड का कोई खाना नहीं खाते। ये शाहजहांपुर के तहसील का उठक बैठक का वीडियो है। 24 मार्च का 2009 का समय था। सवेरे के समय उनको ताबड़तोड़ 7 गोलियां मारी गई। उन 7 गोलियों में उनकी एक आंख चली गई, उनका जबड़ा टूट गया। लंबे समय तक वो जीवन मौत से संघर्ष करते रहे। बताते हैं कि 2 गोली अभी भी उनके शरीर के अंदर है, वो निकल नहीं पाई है। रिंकू सिंह के इस व्यवहार को ब्यूरोक्रेसी आम आदमी के ऊपर कुछ और मानती है कि ऐसा कोई सामान्य व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो जीवन के मूल्य हैं, वो आज की व्यवहारिकता से मेल नहीं खाते। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई जैसा देश वैसा भेष धारण करो, लेकिन वो भेष पर तो कोई उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन वो देश को बदलने की अकेली कोशिश करने वाले अफसर हैं। उनकी कोशिश जब कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने अपना हथियार उठाकर रख दिया कि एक तो आईएएस अफसर बनना बड़ा कठिन है, बन जाओ तो तमाम चीज़ें भाई अब सरकारी नौकरी में है तो सरकार के हिसाब से भी करना पड़ता है। जो लोग समझौते कर लेते हैं वो अच्छी पोस्टिंग पाते हैं, पैसे कमाते हैं, नाम भी होता है और समाज में भी उनको बहुत सम्मान मिलता है। सरकार भी कहती है अच्छा अफसर है। जो रिंकू सिंह राही हैं वैसा कोई बन भी नहीं पाएगा। उनको घूस नहीं चाहिए, उनको सरकारी सुविधा सिर्फ सरकारी काम के लिए चाहिए। वो अचानक से उठक बैठक करने लगे, जिससे उनकी पूरी इमेज सरकार में खराब हो गई। वो किस तरह का रोल मॉडल है, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था को पेश करना चाहते हैं, वो आज के ज़माने में संभव नहीं है। आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो शासक वर्ग है वह उनके इस उठक बैठक को स्वीकार नहीं करता है। वह मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज के दौर में वो इकलौते हैं। लोग इसे समझदारी भरा निर्णय नहीं कहते हैं। वैसे जिस आईएएस संवर्ग से आते हैं वहाँ पर समझदारी भरा निर्णय यह है कि अच्छी पोस्टिंग सेट करो और बढ़िया चौचक दाम कमाओ और मस्ती के साथ जिंदगी जियो और वाइट कॉलर भी रखो कि साहब हम ईमानदार हैं। जो सब कुछ चुपचाप और शांत रहकर सहते हैं वही लोग तरक्की करते हैं। आज रिंकू सिंह राही के
इस इस्तीफे पर उनकी आईएएस एसोसिएशन भी चुप है। हालांकि वो पहले ही मृतप्राय हो चुकी है, शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन यहां पर यह भी कहना मुनासिब होगा कि रिंकू सिंह राही जिस ईमानदारी के संकल्प को लेकर चले हैं वो बहुत बड़ी चीज है, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। क्योंकि शालीनता, ईमानदारी ये बहुत महंगी चीज है, पूरे जीवन से बड़ा त्याग कराती है, तब आती है। आज इस इस्तीफे में कौन कौन इस पाप का भागीदार होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अब बात बहुत ऐतिहासिक बजट की। कहते हैं कि नाम बड़ा दर्शन थोड़ा। उत्तर प्रदेश की सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। सरकार कहती है कि हमने ऐतिहासिक बजट पेश किया है 8 लाख करोड़ का, लेकिन जब 31 मार्च बीतता है तो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया खर्चे नहीं हो पाता है, लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। जो विभाग बजट खर्च करने में फिसड्डी रहते हैं उनके अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो उनको लगता है कि सरकार कहती है खर्च करो, ना करेंगे तो होगा क्या, हम रहेंगे ऐसे ही। यहीं पर नौकरशाही मनमानी करने लगती है और वो निरंकुश हो जाती है। आज मार्च का महीना बीता है, इसी महीने में प्रदेश में लाखों करोड़ रुपया बजट खर्च हो गया। जो बजट पिछले 1 साल में खर्च नहीं कर पा रहे थे वो 1 महीने में अंधाधुंध खर्च कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीडब्ल्यूडी महकमा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट वाला महकमा है वो अपना पूरा बजट नहीं खर्च कर पाया। पिछले 3 सालों से अजय चौहान पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। ए.के. द्विवेदी इस समय पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष हैं। ब्रजेश सिंह पीडब्ल्यूडी में राज्य मंत्री हैं। इन तीनों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग का 5,700 करोड़ रुपया इस साल क्यों लैप्स हो गया। 3 साल से अजय चौहान के रहते लगातार हर साल बजट लैप्स हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना देंगे, हेमा मालिनी के गाल तो छोड़ो, महिलाओं को गड्ढों की वजह से सड़कों पर डिलीवरी तक हो गई, हिचकोले खाने की वजह से। कितनी खबरें आपने देखी। तो ये चिकनाई और गड्ढे के अंतर को आप इससे समझिएगा। 31 मार्च बीत गया, पीडब्ल्यूडी विभाग 30,000 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाया, मिला था 36,000 करोड़। कुल 84% बजट खर्चा हुआ। बजट अगर लैप्स हो गया, खर्चा नहीं कर पाए, नाकाम रहे, तो किसी तो कार्रवाई होनी चाहिए। खाली एक पीडब्ल्यूडी नहीं है, ऐसे कितने विभाग हैं जहां पर आईएएस एचओडी हैं, वो कहते हैं कि पिछले साल नहीं खर्च हुआ था, फला अफसर था, उसका क्या हो गया, हम भी नहीं खर्च करेंगे। सरकार बहुत ज्यादा होगी, फटकारेगी, डांट देगी। जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे मनमानी करते रहेंगे। पीडब्ल्यूडी में तो बाकायदा बजट खर्च करने के लिए 18 मंडलों में अधिकारी नामित किए गए थे और उन्होंने कहा जाकर एक्सियन और एससी से, चीफ से कि धड़ाधड़ पैसा खर्चा करो। उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए इंजीनियरों ने कि हम ना खर्च कर पाएंगे। जब काम ही नहीं हुआ तो हम पैसा कैसे पास कर दें? कल को हम फंसेंगे, जेल हम जाएंगे, जांच हमारी होगी। तो आखिरी वक्त में पैसा बहाने के लिए सरकारी धन थोड़ी है। अब और एक चीज जानिए, पीडब्ल्यूडी में दर्जनों सलाहकार नियुक्त हैं। अब आप सोचिए कि जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, तकनीकी वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इंजीनियर को सलाह देने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर बैठाए गए हैं। क्या ज़रूरत है इसकी? इन पर क्यों पैसा खर्चा किया जा रहा है? इनके काम की क्या कोई समीक्षा होगी?
शासन में सचिवालय में एक व्यवस्था बनी है छोटे लोगों के लिए कि ABC कैटेगरी में समीक्षा अधिकारी सेक्शन अफसर तैनात किए जाएंगे। जो A कैटेगरी में रह लेगा उसको हटा के C में डाल दिया जाएगा। लेकिन प्रमुख सचिवों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जिसका जितना जुगाड़ होगा चाहे जितना नुकसान हो वो A कैटेगरी के विभाग में ही रहेगा, उसको C कैटेगरी विभाग में नहीं डाला जाएगा। तो भेदभाव और अंतर कितना है भाई। यही कहते हैं कि जब गाना आया था ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। जब रात कहने वाले अफसर मौजूद हैं तो फिर उन पर कार्रवाई कहाँ होगी। कहेंगे साहब हमने तो आप ही के कहने से रात कहा था। अब IPS अफसरों के तबादले से जुड़ी हुई एक खबर। पिछले दिनों IPS अफसरों के बम्पर तबादले हो गए। इसमें करीब 13 जिलों के SP बदले गए हैं। आपको याद होगा कि एक SP साहब ने बहराइच में एक गुरुजी के परेड की सलामी करा दी थी। वो कथावाचक हैं, काफ़ी उस समय उनकी किरकिरी हुई, लेकिन चूंकि सरकार में वो गुड बुक में रहे हैं, उनके पास दिल्ली का तगड़ा कनेक्शन भी रहा है। अब SP में उनका मन नहीं लगा तो उनको फिर से दिल्ली भाग गई। चूंकि वो कभी चौवा पंजा छक्का वाले अफसर भी नहीं रहे हैं तो उनको एक जिले के SP रह लिए, कहने को हो गया, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा भी नहीं है। अंबेडकर पार्क में एक बार बरसात के समय में लड़कों ने बड़ा हुड़दंग कर दिया था लखनऊ में, उसका बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में के समय ये DCP थे प्रबल प्रताप लखनऊ में। सरकार ने महिलाओं के साथ हुड़दंग जो हुई थी उसमें इनको सस्पेंड कर दिया। प्रबल प्रताप बड़े मुश्किल से वहाँ से निकले थोड़े देर बाद, तो उनको SP महोबा बना दिया गया। लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाए। लगभग साल भर से कम समय रहा होगा कि वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब क्लीन बोल्ड कैसे हो गए? पिछले वाले DGP साहब ने भेजा था, यहाँ गए तो थोड़ा स्टाइल में रहे। भाई स्टेट कैडर के अफसर थे, सही समय पे मिल गया जिला तो सोचे थोड़ा ठीक से मौज ले ली जाए। अब वो क्यों हुआ ट्रांसफ़र, उसके पीछे कुछ तो ग्लैमर का कारण है और कुछ एक दूसरा वाला कारण है। तीसरे अफसर हैं निपुण अग्रवाल। निपुण अग्रवाल लखनऊ में DCP थे साउथ में। पहले वो जिले में एक SP रहे हाथरस में, फिर लखनऊ आए DCP बन के। अब उनको आला हाकिम के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। अब निपुण अग्रवाल यहाँ से मुरादाबाद PSC में भेज दिए गए, जहाँ पहुँचने के लिए सीधा रास्ता नहीं है लखनऊ से, न दिल्ली जा सके थे। चूँकि निपुण अग्रवाल के काम में कोई ज़्यादा कमी नहीं थी, लेकिन कुछ पारिवारिक और पुराने आरोपों के चलते उनको मुरादाबाद PSC में भेजा गया है। लखनऊ में उन्होंने बढ़िया काम किया। अब अतीत पीछा नहीं छोड़ता और बॉस ही जब नाराज है तो कहीं ना कहीं सजा तो भोगनी पड़ेगी। फिर अगला नाम है हमीरपुर की SP दीक्षा शर्मा का। दीक्षा शर्मा 3 साल से ज़्यादा समय तक हमीरपुर में SP रही। अब वो लखनऊ कमिश्नरेट में DCP बनाई गई। दीक्षा ने एक रिकॉर्ड बनाया हमीरपुर में, इतने लंबे समय तक उनका पहला जिला था। लेकिन कहते हैं कि काजल की कोठरी से वो बेदाग निकल आई, क्योंकि हमीरपुर खनन वाला जिला है। काले कारोबार में उन्होंने अपने दामन को उजला बनाए रखा। दीक्षा शर्मा उत्तर प्रदेश में ईमानदार IPS अफसरों की श्रेणी में अब जानी जाने लगी हैं और वो इंटेलिजेंट अफसर हैं, इंफॉर्मेशन से हमेशा मजबूत रहती है। इसी तरह 2019 बैच के IPS अफसर हैं शशांक सिंह, जिनको महोबा का नया SP बनाया गया है। एक नौजवान उन अफसरों के इतर है जो नौकरी के शुरुआती दिनों से ही कमाई के फेर में लग जाते हैं। शशांक सिंह उसके इतर ईमानदार IPS अफसरों की श्रेणी में आ गए हैं। वो निष्पक्ष काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और आने वाला वक्त उनका जो फ्यूचर है
वो काफ़ी ब्राइट है। अब आपको एक ऐसा नाम बताएं कि जिसका सितारा लगातार चमकते ही जा रहा है। बात शक्ति मोहन अवस्थी की, जो महाराजगंज जिले के नए एसपी बनाए गए हैं। शक्ति मोहन मोह लेते हैं लोगों को। नोएडा में वो 3 साल तक डीसीपी पद पर रहे और उनकी 10 उंगलियां घी में रहीं। उनका जुगाड़ इतना तगड़ा है कि नोएडा से लेकर लखनऊ तक उनके कई शुभचिंतक बैठे हैं। उनको इसीलिए बहुत बड़ा जिला दिया गया है। शक्ति मोहन अपने नाम के अनुरूप काफी शक्तिशाली अफसर हैं और उन्होंने जो नोएडा की चमक धमक आलीशान जिंदगी जी है, वो शायद महाराजगंज में थोड़ा उनका मन कम लगे क्योंकि वो तराई का जिला है, बॉर्डर का जिला है। लेकिन चूंकि दूसरे देश से, नेपाल से हवा का झोंका आता रहेगा तो हो सकता है उनका मन लगा रहे। वो 2019 बैच के आईपीएस अफसर हैं और नोएडा में पूरा पेट भरकर आए हैं। शक्ति मोहन अवस्थी उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों में एक ऐसा नया नाम बनकर उभरे हैं जो हर समय में महत्वपूर्ण और मजबूत पोस्टिंग पर रहेंगे, क्योंकि जिसका जुगाड़ चलता है उसका चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। तो आईपीएस अफसरों में जो चीज़ें बहुत लेट में शुरू होती थी, यहाँ नौजवान अफसर कुछ लोगों ने बहुत जल्दी शुरू कर दी है और वो कई सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, अपने बैच के कई अफसरों से आगे जा चुके हैं। अब ये अलग बात है कि ये कृपा कब तक रहेगी, ये कब तक चलेगा, ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन हर चीज़ का मूल्यांकन तो होगा एक दिन और उसका परिणाम भी आएगा। आज फिर एक खबर लीक से हटकर, इसलिए कि यह खबर हमारे समाज को आईना दिखाती है। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर, अखबार में, टीवी में कि भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे विजय पथ सिंघानिया, वो चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गए। विजय पथ सिंघानिया कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो 12,000 करोड़ के आदमी थे, लेकिन मरते समय उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मामूली कपड़ों में उनका निधन हुआ। वो किराए के घर में अंतिम समय में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहते ना कि ही वॉज ए किंग, वो राजा थे, रेमंड किंग, कपड़ों की दुनिया के बादशाह थे। भारत में नहीं, विदेशों में उनका ब्रांड चमकता था। लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो मुफलिसी में रहे, गरीबी में रहे, सड़क पर खाना खाते दिखे। उनकी कई बार तस्वीरें आपने देखी होंगी जब वो कच्छे और बनियाइन में नजर आए। विजय पथ सिंघानिया देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे। रेमंड एक छोटी सी मिल को अंतर्राष्ट्रीय देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए। इतना ही नहीं, उनको हवाई जहाज उड़ाने का शौक था। वो दिग्गज पायलट थे और 5,000 घंटे से ज़्यादा उन्होंने जहाज उड़ाया था। उनकी इसी क्षमता के आधार पर वायुसेना ने उनको एयर कॉमोडोर की मानद उपाधि भी दी थी। भारत सरकार ने इस उद्योगपति के सम्मान में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। वो विश्व की एक हस्ती थे, देश दुनिया में उनकी एक चमक थी, लेकिन मौत अंधेरे कमरे में हुई। क्यों हुई? क्योंकि परिवार ने उनको उपेक्षित कर दिया था, बेटे ने उनको अलग कर दिया था। जेके हाउस, जो उनका आलीशान मकान था मुंबई का, वहां से उन्हें निकाल दिया गया था। इन सब परिस्थितियों ने उनको तोड़ दिया, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक भिखारी की तरह एक उद्योगपति जीवन जी रहा था। जीवन के अंतिम दिन उनके भयंकर गरीबी में बीते, मुफलिसी में बीते, परेशानी में बीते और कहा जाए तो खाने पीने तक की स्थिति खराब थी। विजय पथ सिंघानिया खाली रेमंड किंग ही नहीं थे, वो स्टील कारोबारी भी थे, सीमेंट उद्योग के लिए भी वो मशहूर थे। ये बात इसलिए भी लाया हूं
कि वो कानपुर में पैदा हुए थे, रहे फिर मुंबई में जाकर, लेकिन उनका अधिकतम जीवन लंदन और न्यूयॉर्क में भी बीता। जब वो जहाज उड़ाते थे और दुनिया के सामने वो कहते थे कि लोग देखें कि भारत सिर्फ बैलगाड़ी चालकों का देश नहीं है, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर सकता है। विजय पथ सिंघानिया अपने देश को, अपने सर को इस तरह से ऊंचा रखते थे कि आदमी दुनिया में कितना आगे निकल जाए, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चे के सामने उसको झुकना पड़ता है। विजय पथ के दो बेटे थे, मधुपति और गौतम सिंघानिया। मधुपति सिंगापुर में जाकर बस गए हैं, जबकि गौतम सिंघानिया उनके साथ रहते थे। उनकी जिंदगी का बुरा दौर तब शुरू हुआ जब 2015 में उन्होंने अपने सारे शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिया। उस समय भी उसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। सब कुछ बेटे को देने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा था और बेटे ने ही बाद में उन्हें घर से निकाल दिया। वो सड़क पर आ गए, उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई पैसा नहीं था। उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल गई, कहा जाए तो फटेहाल हो गई। वो मुंबई की सड़कों पर कई बार निक्कर और बनियाइन में देखे गए। वो किराए के घर में रहने लगे। लोगों की कृपा पर उनका जीवन चलने लगा। अब आप सोचिए कि बेटे जिसको उन्होंने पाला पोसा पैदा किया, उसी ने उनका साथ छोड़ दिया। रिश्तों के इस उतार चढ़ाव की यात्रा भावनात्मक है। उन्होंने एक बार आखिरी में माना भी कि सब कुछ अपने बेटे को दे देना ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सब कुछ अपने जीते जी अपने बेटे के नाम नहीं कर देना चाहिए। विजय पथ सिंघानिया का जीवन आज भारतीय समाज में हर पिता, हर नेतृत्वकर्ता, हर परिवार के लीडर को एक कड़वी सीख देता है कि आपको अपनी औलाद, जीवन साथी या कोई भी रिश्तेदार, चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आप उसके माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन अपने जीते जी अपना सब कुछ किसी को ना सौंपें। अगर आपने सौंप दिया तो फिर आपका जीवन विजय पथ सिंघानिया की तरह ही हो जाएगा। इस कड़वे सबक के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते पावर सेंटर में आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। हर दौर में साहित्यकारों ने सत्ता, सरकार, उनके हिसाब से अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। किसी ने महिमा मंडन किया है, किसी ने विद्रोही रास्ता अपनाया है। आज हम जिस दौर में हैं वहाँ पर तमाम सारे लिखने वालों पर, कवियों पर, शायरों पर आरोप लगते हैं। आज उसी आरोपों को इन लाइनों में आप सुनिएगा, समझिएगा। सच सच बयां करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला तो साधु बने हैं हम। और वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को वफा लिखूं, सुलगती धूप की किरणों को मैं सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचों का नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये ना लिखूं तो फिर क्या लिखूं। नमस्कार।